नमस्कार लर्नर्स। हम हैं आज साइंस से जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के 3 एक्सपर्ट, जो कि हम आज आपको टिप्स देंगे कि एग्जाम टाइम पे किस तरह से एग्जाम की तैयारी की जाए। और एग्जाम में बच्चों को एग्जाम देने से पहले फोबिया टाइप का हो जाता है, डर लगता है कि हम किस तरह से एग्जाम दें, हम किस तरह से पढ़ें, हमारा बहुत बड़ा सिलेबस है, हम इसको कैसे कवर अप करें, हम इसको शॉर्ट में कैसे पढ़ें, हम इसके छोटे छोटे ट्रिक्स कैसे बनाएं। तो आज हमारे सामने 3 एक्सपर्ट हैं, हम 3 एक्सपर्ट आए हैं जो हम थोड़े थोड़े टिप्स देंगे, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से जूलॉजी को पढ़ा जाए, जूलॉजी को किस तरह से सरल तरीके से अध्ययन किया जाए। ऐसे हमारे साथ है जो जूलॉजी के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर मुक्ता जोशी मैडम। मैम, आप टिप्स बताइए कि आप किस तरह से जूलॉजी को पढ़ाना पसंद करती हैं और किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो किस तरह से एग्जाम दे और किस तरह से एग्जाम को फेस करे। थैंक यू मैम। मैं जूलॉजी से डॉक्टर मुक्ता जोशी। तो सबसे पहले जरा बच्चों को दिक्कत लगती है कि एग्ज़ाम में कैसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए जूलॉजी में आपको सबसे पहले आप अपना सिलेबस अच्छी से देखिए कि उसमें क्या क्या है आपके सिलेबस में। उसके बाद आप उसको टॉपिक्स को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं कि थ्योरी आप कैसे पढ़ेंगे और डायग्राम्स, लाइफ साइकिल्स एंड क्लासिफिकेशंस। तो जैसे आपके अलग अलग जूलॉजी में आपके अलग अलग पेपर होते हैं बीएससी में, जैसे सेल बायोलॉजी होगा, जेनेटिक्स होता है, इकोलॉजी होगा, एनिमल फिजियोलॉजी होती है, इवोल्यूशन होता है। तो इन सभी में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप आराम से उसको पढ़िए। जैसे कि डेफिनेशन याद कर लीजिए। कोई भी आपका कुछ भी आएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें डेफिनेशन लिखनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो और आप जैसे डिफरेंस बिटवीन अलग अलग मियोसिस, माइटोसिस ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन वाले क्वेश्चन और डेफिनेशन से याद कर लीजिए, और लाइफ साइकिल से याद करना होता है उसमें, और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको जैसे नॉन कोऑर्डिनेटा है तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन लिखना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले एनिमल, जो भी आपका किसी भी एनिमल का लाइफ साइकिल आएगा तो आप सबसे पहले उसमें क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो क्लासिफिकेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका पूरा आप उसको लाइफ साइकिल को उसके बताएंगे। लेकिन जूलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी एनिमल्स के बारे में आप डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें डायग्राम ज़रूर बनाइए। बिना डायग्राम के आपके पर अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम आपको याद है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो कोई भी एनिमल है उसके बारे में आप तभी लिख पाएंगे जब आपको याद होगा। तो डायग्राम याद है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप अलग अलग पहले डेफिनेशन याद कर लीजिए, डिफरेंसेस याद कर लीजिए लाइफ साइकिल्स में, और क्लासिफिकेशन याद करिए। क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए, ठीक है। तो ये थी मुक्ता मैडम, जिन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए और ये बताया कि हमारे लर्नर्स जूलॉजी की तैयारी किस तरह से करेंगे, किस तरह से आप उसको डिवाइड करेंगे और क्लासिफाइड करेंगे, फिर डिफरेंसेस पढ़ेंगे और उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे साथ डॉक्टर पूजा जयाल मैम, जो कि बॉटनी एक्सपर्ट हैं, और वो आपको छोटे छोटे टिप्स देंगे किस तरह से आप बॉटनी को बहुत ईजीली पढ़ेंगे और आपके लिए बॉटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कारगर सिद्ध होगी, जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। डॉक्टर पूजा जयाल मैम। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा जयाल, बॉटनी डिपार्टमेंट से, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। मैं जैसे कि अभी आपको जूलॉजी में मुक्ता मैम ने बताया कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम की। हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। बीएससी और एमएससी में चल रहे हैं इस समय। तो उसके लिए जैसे पहले क्वेश्चन पेपर आए तो आप पहले उसको ध्यान से पढ़ें। उसमें से आपको जो क्वेश्चन पहले आता है, जो पूरा आता है, पहले उसको अटैम्प्ट करिए। आप उसमें मार्क्स भी डिवाइड कर सकते हैं कि आपको इतने पहले से प्रिपेयर करिए कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं उसके लिए कितने मार्क्स रखने हैं और लॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स रखने हैं। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम कम होता है और आपको लिखना ज़्यादा होता है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर से जैसे आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्या करें कि वेबसाइट पर जाइए ओपन यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होते हैं, क्वेश्चन बैंक बना है, उसमें से आप जाकर 5 to 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं पिछले वो देखिए। उसमें आपको आइडिया होगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं लॉन्ग। तो उस हिसाब से आप अपने एक क्वेश्चन प्रिपरेशन का एक वो बना सकते हैं, बैंक टाइप का बना लीजिए अपना प्रिपेयर करने के लिए कि आपको कैसे क्या तैयारी करनी है। आप तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले डायग्राम्स बॉटनी और जूलॉजी में यही होता है कि डायग्राम्स पे फोकस हो। तो आप डायग्राम्स जो कि लेबलिंग के साथ ही बनाएं,
उस पर ध्यान दें, उसमें भी आप मार्क्स गेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फ्लो चार्ट्स, अगर आपके पेपर में फ्लो चार्ट्स हैं तो फ्लो चार्ट्स बनाइए। टेबल के फॉर्म में बनाएंगे या कोई भी हेडिंग है उनको हाईलाइट करते हुए अपने कंटेंट को लिखिए। उसके बाद आपकी, जैसे मैम ने बताया अभी आपको, मुक्ता मैम ने, कि डेफिनेशंस और कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। बॉटनी में और जूलॉजी में दोनों में ही आपको पूरे साइंटिफिक नेम होते हैं जो वो वैसे तो जैसे उसमें दो वर्ड होते हैं, जीनस और स्पीसीज। जीनस का जो नाम हमेशा स्टार्ट करते हैं आप, वो कैपिटल से करते हैं, और स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो उस जब बॉटनिकल नेम लिख रहे हैं तो अंडरलाइन जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम इटैलिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो, तो इसलिए हम उसको अंडरलाइन करते हैं। और बॉटनी में जैसे आपके पेपर्स होते हैं लोअर बॉटनी, जिसके अंदर आपको एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडो आता है, इसमें आप फोकस कर सकते हैं लाइफ साइकिल स्पेन की लेबल डायग्राम्स पर, और जैसे कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायो या टेरिडो, इसमें आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मेन फोकस कीजिए जो सबकी पढ़ें, रिप्रोडक्शन के बारे में, या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गई, या लाइफ साइकिल पैटर्न्स कैसे हैं, ये आप लोअर बॉटनी में पढ़ेंगे। तो ये मेन जो टॉपिक्स हैं आपको काफ़ी हेल्प होगी। और जो हायर बॉटनी है, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आते हैं जिसमें, उसमें आप फोकस कीजिए मॉर्फोलॉजी में, रूट, स्टेम और लीफ की। तो उसका जैसे एनाटॉमी पार्ट पढ़ सकते हैं आप। सेकेंडरी ग्रोथ, कौन से प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर में आप फोटोसिंथेसिस, C3 C4 साइकिल्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट हार्मोन्स या एंजाइम्स, इनके डेफिनेशन और इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। ये मेन टॉपिक्स फिजियोलॉजी से रिलेटेड हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स क्या होते हैं, लिपिड्स, एमिनो एसिड्स, या DNA और RNA के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। प्लांट टेक्सोनॉमी के अंदर जैसे आप उसका प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं, बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन हो गया, और हर्बेरियम क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप प्लांट टेक्सोनॉमी में मेन टॉपिक्स जो हैं इससे पढ़ें। नॉमेनक्लेचर जैसे ICN क्या हुआ, इसके रूल्स क्या हैं, या इसमें फैमिलीज दी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं उस पर फोकस कीजिए। इकोलॉजी है, प्लांट इकोलॉजी, उसमें भी आप उसकी डेफिनेशन और उसका स्कोप क्या है इकोलॉजी का, उसके अंदर इकोसिस्टम क्या होता है, या एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं ये आप जरूर इसमें से कुछ टॉपिक्स जरूर पढ़िए। और उसके अलावा इकोसिस्टम, जैसे मैंने भी बताया इकोसिस्टम क्या हुआ, तो इस टाइप के आप डेफिनेशंस, डिफरेंसेस जो भी और या फ्लो डायग्राम्स या टेबल्स बनाना, इस पे फोकस करके इस पे आप जो मार्क्स होते हैं, मार्क्स गेनिंग एरियाज होते हैं, इसमें आप मार्क्स जरूर गेन कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। पूजा मैम ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए लर्नर्स को कि किस तरह से वो बॉटनी और जूलॉजी को दोनों को कंबाइंड फॉर्म से किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुक्ता मैम और पूजा मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से हम जूलॉजी और बॉटनी में टिप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी पढ़ाई करें तो हमारे लिए टाइम भी बचेगा और हम उस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं डॉक्टर रुचि पांडे, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से, मैं आज लर्नर्स को केमिस्ट्री से रिगार्डिंग हल्के छोटे छोटे से टिप्स बताऊंगी। अक्सर देखा गया है कि जूलॉजी बॉटनी में डायग्राम के थ्रू, परिभाषा के थ्रू हम वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में डायग्राम वगैरह का इश्यू होता है, डायग्राम वगैरह नहीं होते हैं। बेसिकली वहाँ हमें रिएक्शनों और उनके फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ता है। अगर रिएक्शन और फॉर्मूले नहीं होंगे तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हम जितनी भी थ्योरी लिखा है, हमारी थ्योरी वेरी नहीं करती है। हमारा जो मेन है फोकस वो हमारा जो होता है नेम रिएक्शन, और वो भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमें केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और फिजिकल। हमें सबसे पहले फिजिकल वाला, हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल हम देखेंगे कि किस पोर्शन में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है और हम इसमें कितने अच्छे ढंग से हमारे क्वेश्चन आते हैं और हम किन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि कई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ऑर्गेनिक में होता है तो वो ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन बहुत इजीली कवर अप करते हैं, और कईयों को बहुत टफ पड़ती है, तो जिनको टफ लगती है तो वो उनको थोड़ा सा साइड रख के और चीज़ पर फोकस करें। जैसे कि फिजिकल अगर केमिस्ट्री में है तो फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन होता है, आप उन डेरिवेशनों को 2-3 बार प्रैक्टिस करिए टाइम मैनेजमेंट के साथ। ये नहीं कि डेरिवेशन करते करते 1 घंटा लग गया, आपका 5 नंबर का डेरिवेशन है, आपने 1 घंटा लगा दिया। टाइम के साथ साथ डेरिवेशन की प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो डेरिवेशन आपको 5 मिनट में कवर अप हो जाएगा।
5 मिनट में कवर हो जाएगा, आपके मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। डेरिवेशन की एक स्पेशलिटी होती है कि आपने डेरिवेशन जैसे भी किया आपको मार्क्स मिलने ही है, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप होता है और एक एक स्टेप फॉलो करके आपको पूरा फाइनल डेरिवेशन आप कवर अप कर पाते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिजिकल केमिस्ट्री करने में उसको बहुत मजा आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कि मैम ने बताया, अभी दोनों मैम ने बताया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को चेक करिए, देखिए कौन कौन से डेरिवेशन रिपीट हो रहे हैं या कौन कौन से डेरिवेशन किस चैप्टर से कौन कौन से डेरिवेशन बार बार आते हैं। तो उन डेरिवेशनों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका समय भी बचेगा, उनकी प्रैक्टिस के साथ आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे कि कैसे हमें नेक्स्ट स्टेप कैसे फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा जैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है, CFT थ्योरी होती है। क्या होता है, हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं कि पहले स्टेप में हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, सेकंड में हम उनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तीसरे में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, चौथे में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और पांचवें स्टेप में हम उसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, ये सब चीजें फाइंड करते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप स्टेप बाय स्टेप, ये भी एक तरह का स्टेप होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन, तो आपने हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आपने देखा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो इसमें कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर हैं तो किस तरह के लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो उसके कारण ज्योमेट्री क्या होगी। इन बेसिक रूलों को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन में रटना नहीं है, वो स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, सब चीज़ें आप इजीली क्या होंगे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब मेन फोकस में इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ, बहुत ही बच्चों में बहुत ही ये प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे नेम रिएक्शन रटेंगे। रटनी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन रटना नहीं होता है। रिएक्शनों को आप समझिए कि वो कह रहा है कि रिएक्शन करने का मतलब आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए बैलेंस करना बहुत टफ काम नहीं होता है, वो प्राइमरी सेक्शन 10th स्टैंडर्ड से ही सिखा दिया जाता है। अगर रिएक्टेंट के 2 मोल है तो प्रोडक्ट में भी 2 ही मोल होंगे, क्योंकि जितना रिएक्टेंट लिया जाएगा उतना ही वो कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 4 लिया है तो प्रोडक्ट भी तो उतना ही आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिए, रिएक्शन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के लिए भी इसमें टाइम लिमिट ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिएक्शन बेस्ड होते हैं और आप उनको करने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। तो उसमें 1 नंबर रिएक्शन तो देखिए बेसिकली 1 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा की नहीं होती है, लेकिन उसको करने में आपने आधा घंटा लगा लिया तो आपका टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम लिमिट को रखते हुए आप केमिस्ट्री में रिएक्शनों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। साथ साथ आपको बेसिकली BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लर्नर्स जो होते हैं वो 12th से सीधे आए होते हैं, उनको टाइम का पता नहीं होता, पेपर कैसे सॉल्व करना ये नहीं पता होता है। तो आप अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो बेसिकली BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लर्नर्स हैं उनका जो सिलेबस है वो 10th और 12th का मिक्सअप टाइप का होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि BSc फर्स्ट इज द बेसिक। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट में देखिए कि आपको कौन सा टॉपिक ईजी लगता है या आपके लिए कौन सा टॉपिक 12th और 10th से रिलेटेड है, बस उस टॉपिक को पढ़िए और उसमें उसके साथ एग्जाम्पल इंक्लूड कर दीजिए। तो आपका एक टॉपिक ऑलरेडी जो 10th से रेडी था, वो 10th का टॉपिक जो ऑलरेडी रेडी था वो 12th में आके आपने दोबारा पढ़ा और BSc में आके उसमें आपने एग्जाम्पल ऐड कर दिए, तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन का एक आंसर हो सकता है। तो उन टॉपिक को सिलेक्ट करिए और अपने लास्ट ईयर के पेपर्स जो होते हैं उनको बहुत आराम से देखिए उन पेपर में क्या आ रहा है, उन क्वेश्चनों को देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और सबसे पहली बात, जब पेपर सामने आता है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उनको देखिए कि आपको ये देखना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। आप ये देखिए मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन को मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। किसी एक चीज को तो अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करिए। जब आप किसी एक चीज को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे तो नीचे वाली चीज खुद ब खुद समझ में आने लगेगी कि मुझे ये इसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, सारी चीज भूल जाएंगे, क्योंकि उस समय एक एग्जाम फोबिया जो होता है वो अलग ही टाइप का होता है। माइंड उस समय दूसरे तरह से चलता है एग्जाम हॉल में। रूम के बाहर और रूम के अंदर का जो फोबिया होता है अलग होता है। बाहर ये डर होता है कि पेपर कैसा आएगा, और रूम के अंदर ये होता है कि हम कैसे क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, जो क्वेश्चन आता है उनको आराम से करिए, जो नहीं आता उनको साइड रख दीजिए। 1 घंटे का समय लास्ट का छोड़ दीजिए उसके लिए, फिर सोचिए समझिए। ऐसा कुछ नहीं होता जो नहीं आता है। आपने अगर पढ़ा है वो सब चीजें आपको आती हैं। अगर आप सोचेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मुझे आता है। मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए जब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे टीचर को कैसे पता है कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे।
टीचर उसमें मार्क्स कैसे देगा? अगर आप उसमें 1-2 पॉइंट भी लिख देते हैं उससे रिगार्डिंग, उस टॉपिक से रिगार्डिंग, तो टीचर मजबूर हो जाएगा कि आपको आधा नंबर दे, क्योंकि आपने उसमें कुछ ना कुछ लिखा है। तो कोई भी चीज छोड़िए मत, अपनी नॉलेज का भरपूर प्रयोग करिए और एग्जाम देने से डरना नहीं है। टिप्सों को यूज करना है, टाइम का मैनेजमेंट रखना है और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। जब आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि सिर्फ एक मिनिमम एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को ही आपको फॉलो करना है। कोई चीज बाहर की नहीं आती है। उन्हीं सिलेबस को देखिए, पढ़िए और पुराने पेपरों को सॉल्व करिए। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू मैम। केमिस्ट्री में मैम ने आपको सारा बता दिया है, सेम वैसे ही आपको जूलॉजी एंड बॉटनी में भी करना है, पर बस ये है कि वहाँ आप केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस पर ज़्यादा ध्यान देना है और जूलॉजी बॉटनी में ज़्यादातर डायग्राम से याद करिए आप लोग। और आप जूलॉजी बॉटनी में ज़्यादातर आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप डेफिनीशन लिखते हैं या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हेडिंग और सब हेडिंग जरूर करिए। ठीक है, पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर उसकी सब हेडिंग होती है वो डालिए। तो सब हेडिंग में लिखा हुआ आपका जो आंसर होगा वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो और जहाँ पर ज़रूरत है डायग्राम जरूर बनाइए, बिना डायग्राम के नंबर नहीं आते हैं। और जो भी आपके कीवर्ड टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर करिए, जिससे एकदम से देखने पर इम्प्रेशन पड़ेगा कि हाँ ये बच्चे को आता है, तो वो टीचर भी समझता है कि बच्चे को ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसे ही बॉटनी में मैम और कुछ आपको थोड़ा बताएंगी, तो आप। मैं जैसे कि अभी आपको पहले भी बताया है कि लास्ट यही है कि अब आपको पहले तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट जरूर करें। आपको आता है, कम आता है, कोई क्वेश्चन को छोड़िए मत। उसमें कुछ भी जो आपको आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। पूरा क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपके, अगर वो 20 मार्क्स का है या 10 मार्क्स का है, तो वहीं पे आपके अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो वो 0 हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए और अपना एक टाइम बना के रखिए कि आपको इस क्वेश्चन में, और इतने क्वेश्चन आते हैं तो हर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है। लास्ट में आप 10 to 15 मिनट्स अपने रिवीजन के लिए, या कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है उसके लिए आप जरूर रखिए और एक बार आप पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आपको समय वो याद ना आया हो क्वेश्चन और लास्ट में आपको कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें याद आ जाए। तो इसलिए आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे मैम ने अभी जूलॉजी वाली मैम ने बताया कि आप अंडरलाइन करें, हेडिंग्स बनाएं, तो थोड़ा आपका ये क्वेश्चन हाईलाइट होते हैं, तो वो जो एग्जामिनर होंगे उनको भी थोड़े समझने में इजी होते हैं और वो क्वेश्चन आपके स्कोरिंग होते हैं, मार्क्स स्कोरिंग। ठीक है, तो हम जैसे बॉटनी और जूलॉजी में होता है कि उसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, ये सब को अपने क्वेश्चन में इंक्लूड करते हुए उस पर आप अपना काम कीजिए। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। आप लोग इन टिप्सों का यूज करिए और हम आशा करती हूँ कि आप अगर कुछ टिप्सों को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। इन टिप्सों का यूज करिए, पुराने पेपरों को देखिए, पुराने प्रीवियस पेपर को देखिए और उसके बाद भी आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको कभी भी पेपर आपके सामने आएगा तो आपको कभी भी कोई भी तरह का डर नहीं होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। धन्यवाद।